हेलो भाई, कैसे हैं आप लोग? ठीक मस्त। ठीक। तो क्या क्या पढ़ लिए? इंडिविजुअल सर्किट शायद मैंने पढ़ा दिया आपको। रजिस्टिव सर्किट, इंडक्टिव सर्किट और कैपेसिटिव सर्किट मैंने पढ़ा दिया। तो आज पढ़ना है एसी सीरीज सर्किट। क्या पढ़ना? एसी सीरीज सर्किट पढ़ना। तो तीन कंपोनेंट है आपके पास, यानी तीन इंडिविजुअल सर्किट की, आर एल और सी। तो तीनों को जोड़ना है साथ में। तो पहली सीरीज सर्किट जो बनेगी वो बन जाती है आर एल सीरीज सर्किट। दूसरी बनेगी आर सी सीरीज सर्किट। तीसरी बनती है एल सी सीरीज सर्किट। चौथी बनेगी आर एल और सी सीरीज सर्किट। ठीक बेटा, आज प्रयास करिए कि ये चारों के चारों अभी इसी लेक्चर में खत्म करें, क्योंकि अब बेस आपको नहीं बताना, बेस मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, अब देखिए, तो पहली सीरीज सर्किट का नाम डालिए आर एल सीरीज सर्किट। आर एल सीरीज सर्किट। आर एल सीरीज सर्किट होगा क्या बेटा कि एक रेजिस्टेंस है, एक इंडक्टर है, जिसको हमने सीरीज में जोड़ दिया और क्या दे दिया? एसी सप्लाई दे दिया। ठीक है, क्या दे दिया? एसी सप्लाई दे दिया। बहुत आराम से पढ़िए, कुछ थकान है, ठीक है, टेंशन ना लीजिए। आर एल। अब मान लें कि यहाँ जो रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो क्या है? बी आर है। जो इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो बी एल है। यहाँ से करंट जो चल रही है वो आई है। ठीक है, जो आपने सप्लाई दे रखी है यहाँ एसी, उसकी वैल्यू है V इक्वल टू डी एम साइन ओमेगा टी। देखो बेटा, सबको इंडिविजुअली आपको बहुत कायदे से मैंने बताया है कि किसमें क्या होता है। तो सीरीज सर्किट जब हम पढ़ेंगे सीरीज सर्किट, तो सीरीज सर्किट में क्या सेम होता है? करंट सेम होती है। क्या सेम होता है? करंट सेम होती है और पोटेंशियल अलग अलग होता है, यानी वोल्टेज ड्रॉप जो होगा वो क्या होगा? अलग अलग होगा। तो इस वजह से जब भी हम सीरीज सर्किट पढ़ेंगे तो सीरीज सर्किट में हम हमेशा रेफरेंस, प्रयास ये करते हैं कि हम हमेशा रेफरेंस करंट को मानें। जब अभी हम पैरेलल सर्किट पढ़ाएंगे तो पैरेलल सर्किट में प्रयास ये रहेगा कि रेफरेंस जो आप मान रहे हो वो किसको मानोगे? वोल्टेज को मानोगे। क्यों? क्योंकि वोल्टेज वहां पे सेम होता है। तो चलिए, सारा खेला वेक्टर डायग्राम का है। सारा खेला किसका है? वेक्टर डायग्राम का है। तो देखो जरा, ये बन गई करंट, ठीक है, रेफरेंस ले लिया। अब रेजिस्टेंस में बात करें तो रेजिस्टेंस में वोल्टेज और करंट दोनों फेज में होते थे। तो ये हो गया, मान लीजिए आपका वी आर। क्या हो गया? वी आर। इंडक्टर में आप कहते थे, इंडक्टर में क्या कहते थे कि सर वोल्टेज से धारा 90 डिग्री लैग करती है। लेकिन अब हम क्योंकि करंट को पकड़ लिए तो करंट को रेफरेंस मानेंगे तो क्या करेगी? करंट से वोल्टेज 90 डिग्री लीड करेगा। तो ये आपका वोल्टेज हो गया जो कि लीड कर रहा है। देखो, ये हो गया क्या? वी एल। ठीक, अब इनको यहां से हम मिला दें, ये इनको यहां से हमने मिला दिया तो ये जो मिल गया हमको, क्या मिला? वी मिल गया, यानी सप्लाई वोल्टेज मिल गई। भाई देखिए, इनका योग और इनका योग ही तो इनके बराबर होगा। जैसे आप रेजिस्टेंस को जोड़ते थे तो वहां क्या कहते थे? V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V सीरीज, जितने भी रेजिस्टेंस लगे हो। उसी तरीके इनका जोड़ और इनका जोड़ ही इनके जोड़ के बराबर होगा। फर्क क्या होगा कि अगर ये डीसी वोल्टेज होती तो हम इसको न्यूमेरिकली जोड़ लेते, लेकिन ये एसी है तो यहाँ डायग्राम, फेजर डायग्राम होता है। तो इस फेजर डायग्राम के द्वारा हम इनको जोड़ते हैं तो वी आर वी एल, इनको जोड़ेंगे तो हमें टोटल सप्लाई क्या मिलेगी? वी मिलेगी।
ठीक है, ये मान ले एंगल जो बन रहा है वोल्टेज और करंट के बीच में क्या है, फाई। ठीक है, ये एंगल कितना होगा, 90 होगा। अब आप पाइथागोरस की प्रमेय लगा दो, पाइथागोरस की प्रमेय लगाओगे तो कह दो क्या, v का कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे चलें तो इसको, इस पूरे को z मान लें, z फॉर इम्पीडेंस। अभी मैं डेफिनेशन भी लिखाऊंगा, टेंशन न लेना। ठीक है, इम्पीडेंस या इसी को हिंदी में बोलते हैं प्रतिबाधा। क्या बोला जाता है, प्रतिबाधा। ठीक, तो अब पूरी बोल्टता की बात करें तो आई ये जा रही है, जेड ये जा रहा है, पूरा ड्रॉप क्या हो जाएगा, आई इंटू जेड का स्क्वायर बराबर वी आर की वैल्यू रखें तो आई इंटू आर का स्क्वायर प्लस वी एल की वैल्यू रखें तो आई इंटू एक्सएल का स्क्वायर। ठीक, बोथ साइड आई है, कॉमन है, काट दीजिए। आपके पास मिलेगा क्या बेटा, जेड स्क्वायर बराबर आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। जेड बराबर आप निकालेंगे तो आएगा क्या, अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। अब हमें जेड मिल गया। हम अगर करंट निकालना चाहें तो करंट बराबर क्या हो जाएगी, वी बाई जेड। करंट क्या मिलेगी, वी बाई जेड मिलेगी। अब हम यहाँ से पावर फैक्टर निकालना चाहें, स्टेप बाय स्टेप सुनते चलिए। अगर हम यहाँ पे पावर फैक्टर निकालना चाहें तो क्या मिलेगा, पावर फैक्टर मिलेगा, क्या होता है cos फाई, क्या होता है cos फाई। वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल कितना है, फाई, तो यानी cos फाई, और cos फाई बराबर क्या आएगा, ये वी आर और बटे क्या, जेड, वी आर बटे वी, आधार बटा कर्ण ही तो होगा। देखो ये भी एक तरीका है। तो वी आर को क्या लिखोगे, आई इंटू आर, और वी को क्या लिखोगे, आई इंटू जेड। आई से आई कैंसिल, मिला क्या, आर बाई जेड। ठीक, इतना छापो तो आपको मैं दिखाता हूँ इम्पीडेंस एंगल कैसे बनता है। ठीक है, चले। अब देखो ध्यान से, अगर आपसे कोई पूछे कि सर जो आरएल सर्किट है उसमें पावर फैक्टर कैसा होगा, क्या पूछे, जो आरएल सर्किट है उसमें पावर फैक्टर कैसा होगा, तो जरा ध्यान से सुनो। ये आई आर हो गया, ठीक, ये क्या हो गया, आई इंटू एक्सएल हो गया, और ये क्या हो गया, आई इंटू जेड हो गया। ये फाई है और ये 90 डिग्री है, ये आपका वोल्टेज है। ठीक, तो यहीं से सब में आई है, खत्म कर दीजिए। तो एक इम्पीडेंस ट्रायंगल बनता है, तो ये क्या हो गया आर, ये क्या हो गया एक्सएल, और ये क्या हो जाएगा जेड, ये क्या हो गया जेड हो गया। तो अब यहाँ से परिभाषा दी जाती है किसकी, प्रतिबाधा की। प्रतिबाधा की परिभाषा क्या होगी कि किसी परिपथ, किसी ऐसी परिपथ में लगे हुए प्रतिरोध, प्रेरकीय प्रतिघात, अभी सी भी लगा होता तो कहते संधारितीय प्रतिघात का सदिश योग प्रतिबाधा कहलाता है। मेरी बात समझ में आई, मतलब किसी ऐसी परिपथ में लगे हुए प्रतिरोध, प्रेरकीय प्रतिघात, संधारितीय प्रतिघात का सदिश योग प्रतिबाधा कहलाता है। नोट कर लिए, किसी ऐसी परिपथ में लगे हुए प्रतिरोध, प्रेरकीय प्रतिघात और संधारितीय प्रतिघात का सदिश योग प्रतिबाधा कहलाता है। अब यहां से जरा cos फाई की वैल्यू निकालो, तो cos फाई बराबर इम्पीडेंस, इसे ही बोलते हैं क्या, इम्पीडेंस ट्रायंगल। क्या बोला जाता है, इम्पीडेंस ट्रायंगल। ठीक है, क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस ट्रायंगल। तो अकॉर्डिंग टू इम्पीडेंस ट्रायंगल cos फाई बराबर निकालेंगे तो क्या मिलेगा, आर बाई जेड। क्या मिलेगा, आर बाई जेड। तो यहाँ से पावर फैक्टर की एक परिभाषा और निकल के आती है। क्या निकल के आती है, किसी परिपथ में लगे हुए प्रतिरोध, किसी ऐसी परिपथ में लगे हुए प्रतिरोध और प्रतिबाधा का जो अनुपात होता है वो शक्ति गुणक कहलाता है। पहले मैंने इंडिविजुअली जब आपको पढ़ाया तो वहां क्या सिखाए थे कि अभी एक परिभाषा नोट करो आप, क्या दिखाया था कि किसी
एसी परिपथ में वोल्टेज और धारा के बीच का बना हुआ कोण की ऊर्जा को शक्ति गुणक कहते हैं, ये दिखाया था। अब देखो यहाँ दूसरी भी परिभाषा आ गई। किसी परिपथ में, किसी ऐसी परिपथ में लगे हुए प्रतिरोध और प्रतिबाधा का जो अनुपात होता है वो भी शक्ति गुणक के बराबर होता है। बात के लिए समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। एक का मैं पूरा विवरण दे रहा हूं, बाकी सर्किट का मैं आपको डायरेक्ट दूंगा, इसीलिए इस सर्किट को कायदे से पढ़ा रहा हूं। ठीक, मिटा दूं। अब देखो बेटा, अब अपने दिमाग से आओ वेक्टर डायग्राम पे। किस पे आए? वेक्टर डायग्राम पे आओ। तो एसी जानते हो ना भैया, एसी में वेक्टर डायग्राम बनाना सीख गए, एसी खत्म हो जाती। यहां से जरा ध्यान से सुनिए, ये वी आर था और ये क्या था? VL था। इनकी परिणामी वोल्टता क्या आई? V आई। तो अब इनको देखिए जरा, इसको देखिए, तो आप क्या कहोगे कि करंट से वोल्टेज लीड कर रहा है, ठीक। और आप क्या कहोगे कि अगर वोल्टेज को रेफरेंस माने तो वोल्टेज से करंट लैग कर रही है। तो आपसे पूछा जाए कि यहाँ कैसा पावर फैक्टर होगा, आरएल सर्किट का पावर फैक्टर कैसा होगा, तो आप क्या बताओगे? लैगिंग पावर फैक्टर होगा। क्या होगा? लैगिंग पावर फैक्टर होगा। क्यों? क्योंकि वोल्टेज से धारा 5 डिग्री पीछे चल रही है, वोल्टेज से धारा 5 डिग्री पीछे चल रही है। अब देखो इनको लिखने के तरीके देख लीजिए। अगर हम वोल्टेज को ऐसे मान लें Vm sin ओमेगा t, तो करंट की जो इक्वेशन आएगी बेटा वो आएगी Im sin ओमेगा t माइनस 5, ये तो आएगा। देखो वोल्टेज को रेफरेंस माना तो करंट 5 डिग्री क्या है? पीछे, ठीक। तब इनका वेव शेप अगर आप बनाओ, इनका वेव शेप आप बनाओगे तो कैसे बनेगा? देखो ध्यान से, ये हो गया आपका वोल्टेज, ठीक है। करंट क्या है? 5 डिग्री पीछे है ना, तो 5 डिग्री ये देखो करंट ऐसे पीछे हो, तो ये एंगल कितना आएगा? 5 आएगा, ठीक। ये वेव शेप हो गया। अब अगर हम इसको रेफरेंस मान के चल रहे हैं करंट को, तो करंट को रेफरेंस मानेंगे तो I इक्वल टू Im sin ओमेगा t, ठीक है। तो वोल्टेज का इक्वेशन क्या आएगा? Vm sin ओमेगा t प्लस 5, ये आएगा, ठीक है। तो एक ही फिगर को दो तरीके से समझा रहा हूँ, इसलिए समझा रहा हूँ कि मैं आगे वाली सीरीज सर्किट में आपको फालतू की बकवासें नहीं दूंगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम बनाएं तो क्या बन के आएगा? ये हो गया करंट का इक्वेशन, ठीक है। ये किसका इक्वेशन हो गया? करंट का। तो वोल्टेज का इक्वेशन ऐसे आएगा, ये 5 डिग्री क्या है? ये एंगल कितना हो जाएगा? 5 डिग्री वोल्टेज क्या चल रही है? आगे चल रही है, तो ये आपका हो जाएगा वोल्टेज। बात समझ आ गई ना? मेरी बात समझ आई? कभी भी जनरली जो पावर फैक्टर की परिभाषा दी जाती है कि लैग होगा, लीड होगा, कैसा होगा, तो हम वहां हमेशा वोल्टेज को रेफरेंस मान के करंट के पोजीशन को दिया जाता है। तो जब भी आपसे पूछे कि आरएल सर्किट का पावर फैक्टर कैसा होगा, तो आप हमेशा बताएंगे सर लैगिंग पावर फैक्टर होगा। कैसे होगा? लैगिंग पावर फैक्टर होगा। बात क्लियर, समझ में आ गई? अब देखिए, मिटा दें, एक सर्किट में पूरा पढ़ाऊंगा, बाकी सब मैं आपको डायरेक्ट दूंगा, इसलिए नहीं आ रहा है तो सब पूछ लीजिए दोबारा, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। चलें आगे, देखिए तो वोल्टेज निकल गया, करंट निकल गई, दोनों का वेव साइन देखा, वेक्टर डायग्राम देखा। अब एक कहानी आती है किसकी? पावर की। किसकी आती है? पावर की। तो पावर इन आरएल सीरीज सर्किट, पावर इन आरएल सीरीज सर्किट, ठीक है। तो आप क्या कहोगे? सर पावर बराबर V इंटू आई, वोल्टेज का तात्क्षणिक मान और करंट का तात्क्षणिक मान, ठीक। तो वोल्टेज का तात्क्षणिक मान क्या था? Vm sin ओमेगा t, ठीक है। करंट का तात्क्षणिक मान क्या था? Im sin ओमेगा t माइनस पाई, ठीक है। अब देखो ध्यान से बेटा, Vm Im बाहर ले लीजिए, ठीक, साइन ओमेगा t माइनस साइन, ठीक है। तो यहां से क्या करेंगे? साइन ओमेगा t हो गया इंटू साइन ओमेगा t
-5। अब साइन ए माइनस बी का यहाँ फार्मूला लगा दो, मेरी बात को सुनते चलिए। सिर्फ साइन ए माइनस बी का यहाँ पे फार्मूला लगाइए, तो कुछ कटेगा कुछ पिटेगा, ठीक है। फाइनली जब इनको सॉल्व करेंगे आप तो क्या आएगा, p बराबर 2 का ऊपर गुणा करना है, 2 का नीचे भाग करना है, तो आएगा 1/2। मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ, इतना अंदर जाने का आपको कोई आवश्यकता है नहीं, ठीक है। Vm Im cos फाई, क्या आएगा, Vm Im cos फाई। तो यहाँ लिख सकते हो p बराबर Vrms इंटू Irms इंटू cos फाई, ठीक है। तो यानी पावर की वैल्यू क्या आएगी, p इक्वल टू VI cos फाई या Vrms इंटू Irms cos फाई। ये सभी सर्किट में आएगा, ठीक है, चाहे जिसमें हम चलेंगे सभी सर्किट में ये आएगा आपका पावर। हो गया, चले। और ये जो पावर आएगी बेटा, अगर आपसे कोई पूछे कि सर ये पावर कैसी होगी, तो ये इतनी पावर जो आई है ना, ये धनात्मक पावर होगी। जब इसको खोलोगे तो एक माइनस का पार्ट मिलेगा और एक प्लस का पार्ट मिलेगा, तो ये जो पावर आएगी ये केवल धनात्मक पावर आएगी। तो ये तो हम बेस से आपको दिखा भी दें, चले मिटा रहा हूं। तो ये कहानी हो गई आरएल सर्किट की, और ये आरएल सर्किट आपका खत्म हो गया। इम्पीडेंस की परिभाषा समझ गए ना, कि किसी परिपथ में लगे हुए, किसी ऐसी परिपथ में लगे हुए प्रतिरोध, प्रेरकीय प्रतिघात और संधारित्र प्रतिघात का सदिश योग प्रतिबाधा कहलाता है। इनका भी मात्रक ओम होता है, जेड से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक। अब देखिए, अब आपके पास आया बेटा दूसरी सर्किट है, वो है आरसी सीरीज सर्किट। आरसी सीरीज सर्किट। अब देखो ध्यान से, एक रेजिस्टेंस लगा और एक कैपेसिटेंस लग गया, एक रेजिस्टेंस लगा और एक कैपेसिटेंस लग गया। इनको एसी सप्लाई से आपने जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया, एसी सप्लाई से आपने जोड़ दिया। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज क्या है, VR, कैपेसिटर के क्रॉस है VC। न्यूमेरिकल की बात हम सोच रहे हैं चारों सर्किट पढ़ा दें इकट्ठा दें आपको, ठीक है, बात समझ रहे ना, क्योंकि एक साथ करवाते चलेंगे फिर न्यूमेरिकल करवा दूंगा। ये रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या है, VR, कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज आया क्या, VC। यहाँ पे जो आपने सप्लाई लगा रखी है उसकी वैल्यू है Vm sin ओमेगा t, ठीक। सारी कहानी वेक्टर डायग्राम की। मैंने अभी आपको सिखाया कि भैया सीरीज सर्किट में आप हमेशा करंट को रेफरेंस मान लो, करंट को रेफरेंस मान लिया, ये करंट हो गई। अब रेजिस्टेंस में चलोगे तो वोल्टेज और करंट क्या होती है, सेम फेज में होती है, सेम फेज में हो गई, ये VR हो गया, ठीक है। इतनी कहानी समझ में आई। कैपेसिटर में चलेंगे तो कैपेसिटर की कहानी आपने सुनी है, क्या सुना है, कल देखे थे कि किसी भी कैपेसिटर में वोल्टेज से धारा 90 डिग्री लीड करती है, आगे चलती है। तो अब धारा को रेफरेंस मानोगे तो 90 डिग्री वोल्टेज क्या पीछे हो जाएगा, तो ये दिखा दो पीछे, देखो ये आ गया, ये क्या मिल गया, VC। अब इनको यहां से हम मिला दें, ये हमको मिल जाएगा क्या, रिजल्टेंट मिल जाएगा। ये एंगल फाई हो गया और ये एंगल कितना 90 डिग्री हो गया, ठीक। तो अब यहाँ भी पाइथागोरस की प्रमेय लगा दो। पाइथागोरस की प्रमेय जब आप लगाओगे तो यहाँ निकल के आएगा क्या, V का स्क्वायर बराबर VR का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। पूरे सिस्टम की प्रतिबाधा जो है वो क्या है, Z है, तो I इंटू जेड का स्क्वायर प्लस बराबर I इंटू R का स्क्वायर प्लस I इंटू संधारित्र प्रतिघात XC, I इंटू XC का स्क्वायर। I बोथ साइड है लेके काट दीजिए तो जेड स्क्वायर बराबर मिलेगा आपको
आर स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर, जेड बराबर निकालोगे तो आ जाएगा क्या, अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, करंट की बात कर लें तो आई बराबर क्या मिल जाएगा, वी बाई जेड, क्या मिलेगा, वी बाई जेड बराबर, इसको लिख सकते हो आई बराबर वी अपान अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर, ये करंट मिल गई। पावर फैक्टर की बात कर लें तो पावर फैक्टर बराबर cos फाई, जैसे ये बना वैसे इम्पीडेंस ट्रायंगल बनेगा, आपको पीछे अभी अभी जस्ट दिखाया हूं, तो cos फाई बराबर निकालोगे तो आधार बटा कर्ण, यानी कि r बाई जेड, r की वैल्यू r ही है, z की वैल्यू क्या है, r का स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर, ये मिल गया आपको पावर फैक्टर। ठीक, लगे हाथ, पावर भी बता दें, ये पावर की अगर बात कर लें तो पावर की बात करें तो वही आएगा वी आई cos फाई, पावर क्या निकल के आएगा बेटा, वी आई cos फाई। ठीक, अगर आपको वेव शेप देखना है तो यहाँ देख लो, वेव शेप वोल्टेज को अगर रेफरेंस मानोगे, यहाँ से देखो, अगर हम वोल्टेज को रेफरेंस माने तो करंट इतना क्या 5 डिग्री लीड कर रही है ना, अगर इसको रेफरेंस मान रहे हो तो, इसको रेफरेंस मान रहे हैं तो करंट क्या कर रही है, लीड कर रही है ना। तो अगर ये आपका वोल्टेज हो गया, ठीक, वोल्टेज हो गया, तो करंट जो है वो इतना डिग्री लीड कर रही है, ये एंगल कितना हो जाएगा, फाइव, एंगल कितना, फाइव, तो ये आपका हो जाएगा वोल्टेज और ये आपकी हो जाएगी करंट। ठीक, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा, जब भी पूछेगा न्यूमेरिकल पूछेगा। अगर अब आप यहाँ से ये पूछे कि सर आरसी सर्किट का पावर फैक्टर कैसा होगा, तो आप बताओगे सर जी आरसी सर्किट का पावर फैक्टर जो होगा वो लीडिंग प्रॉपर्टी का होगा, कैसा होगा, लीडिंग प्रॉपर्टी का होगा, आरएल का लैगिंग प्रॉपर्टी का होगा। तो नोट कर लिया भैया, चलिए आगे चलते हैं। ऐप बन रहा है आप लोगों के लिए, जल्द ही आपको क्वेश्चन की सीरीज मिलेगी बहुत कायदे से एकदम। मैंने आपसे कहा है ना कि 65 से 70%, 70 से 75% डिट्टो क्वेश्चन मिलाऊंगा यूपीपीसीएल का, एकदम आप टेंशन फ्री होके रहिए, सिर्फ थ्योरी के कॉन्सेप्ट को कायदे से पढ़ते रहिए। चलिए अब अगला डालिए भैया, एलसी सर्किट, एलसी सीरीज सर्किट, सबसे सिंपल सबसे सरल एलसी सीरीज सर्किट, ये हो गया आपका नंबर 3 एलसी सीरीज। अब क्या है, अब यहाँ रेजिस्टेंस का रूल नहीं है, क्या है, इंडक्टर है और कैपेसिटर है, इंडक्टर है और कैपेसिटर है, ठीक है, एसी सप्लाई से आपने जोड़ रखा है। तो मान लीजिए इसके क्रॉस वोल्टेज आपको VL मिल रही है और इसके क्रॉस वोल्टेज आपको VC मिल रही है, करंट यहाँ से फ्लो हो रही है I, ठीक बेटा। अब देखिए ये L है और ये C, ठीक, वही काम, करंट को रेफरेंस मान लो, करंट को रेफरेंस माना। अब जरा देखिए इंडक्टर में करंट से वोल्टेज क्या करता था, लीड करता है, क्या करता है, लीड करता है, ये मिल गया आपको VL। कैपेसिटर में करंट से वोल्टेज क्या करता है, लैग करता है, ये आपको मिल गया VC। अब जब इनका रिजल्टेंट हम तब निकालेंगे तो दोनों वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट है, दोनों वेक्टर क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। अब जो बड़ा होगा उसी से छोटा वाला क्या होगा, घट जाएगा। तो मान लीजिए बड़ा वाला VL है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, VL माइनस VC, और यही बराबर V के होगा, ठीक है। तो ये देख लीजिए, मान लीजिए इनके इम्पीडेंस क्या है Z, तो क्या लिखेंगे आप, अब यहाँ निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, V इक्वल टू VL माइनस VC, तो I इंटू जेड बराबर I इंटू XL माइनस I इंटू XC।
आई बोथ साइड कॉमन है तो जेड बराबर क्या मिल गया बच्चा, एक्सएल माइनस एक्ससी। ठीक, क्या मिल गया। अब देखो यहाँ पे अगर ये रिजल्टेंट वोल्टेज है और ये करंट है तो इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90। कितना बन रहा है, 90। तो अब यहाँ पे हम पावर फैक्टर निकालें, अगर पावर फैक्टर तो क्या हो जाएगा, cos 90। तो cos 90 की वैल्यू 0, यानी एलसी सर्किट में पावर फैक्टर का मान क्या होता है, 0 होता है। ठीक, आप इसी तरीके यहां से देखिए, अगर इम्पीडेंस ट्रायंगल तो रेजिस्टेंस है नहीं, एक परिभाषा ये भी तो पढ़ के आए हो, cos फाई बराबर सर जी R बाई जेड होता है। तो R की वैल्यू यहाँ क्या है, 0, तो cos फाई की वैल्यू ऑलरेडी 0। ठीक, यानी एलसी सर्किट में पावर फैक्टर का मान 0 होता है, मतलब कोई पावर फैक्टर नहीं होता है। ठीक, अगली बात करें, अब जैसे यहाँ देख लो, पावर की बात कर ले तो पावर बराबर V इंटू cos फाई, कुछ नहीं करना, cos फाई की वैल्यू 90 है, V इंटू आई cos 90, तो cos 90 की वैल्यू 0, तो पावर की वैल्यू 0, यानी एलसी सर्किट में पावर फैक्टर की वैल्यू, सॉरी पावर फैक्टर की वैल्यू 0, पावर की वैल्यू 0, रेजिस्टेंस की वैल्यू 0। ठीक, क्लियर हो गया। इसमें ये चीज याद रखना बच्चा, पावर फैक्टर कितना, 0, पावर कितनी, 0। आप पीछे पढ़ के आए हो कि सर जी शुद्ध प्रेरकत्व हो उसमें पावर औसत मान 0, शुद्ध कैपेसिटर हो उसमें भी औसत मान पावर का क्या होता है, 0 होता है। तो वो चीज यहाँ भी प्रूव कर रहा है, पावर की वैल्यू क्या, 0। ये हो गया, नोट करिए फटाफट। हो गया, चलते हैं। जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे उसमें हम आपको हर चैप्टर वाइज क्वेश्चन देंगे। चैप्टर वाइज क्वेश्चन देने के साथ साथ मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी दूंगा, जितना पूरे चैप्टर का इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है वो भी आपको उस क्वेश्चन के साथ साथ मिलते रहेंगे। ठीक है, देखिए अब सीरीज सर्किट का लास्ट सर्किट है RLC सीरीज सर्किट, RLC सीरीज RLC सीरीज सर्किट। ठीक है, देखिए बेटा देखो, यहाँ रेजिस्टेंस भी हो गया, यहाँ इंडक्टर भी हो गया और यहाँ कैपेसिटर भी हो गया। अब तीनों कंपोनेंट को आपने AC के साथ सीरीज में जोड़ दिया। ठीक है, ये R, ये L और ये C। ठीक, अब मान लीजिए इस रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज आ रही है वो VR है, इंडक्टर के क्रॉस VL है और कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज VC। पूरे सिस्टम का जो इम्पीडेंस है वो मान ले क्या है, Z है। यहाँ से करंट चल रही है I और यहाँ पे जो आपने सप्लाई लगा रखी है वो है Vm sin ओमेगा t बराबर V। ठीक, ये कहानी है। ठीक है, अब देखो वही पुराना, करंट को आपने रेफरेंस मान लिया। ठीक है, करंट को आपने रेफरेंस मान लिया। अब रेजिस्टेंस में चलेंगे तो करंट और वोल्टेज क्या होंगे, सेम फेज में होंगे, ये कहानी हो गई। अब इंडक्टर में पहुंचोगे तो करंट से वोल्टेज क्या करेगा बच्चा, लीड करेगा, ये मान ले क्या हो गया, VL हो गया। सारा खेला वेक्टर डायग्राम का है, AC पढ़ना है तो वेक्टर डायग्राम आपको आना चाहिए, अगर वेक्टर डायग्राम आ रहा है तो AC कुछ नहीं, VL। और कैपेसिटर में चलेंगे तो वोल्टेज लीड करेगा करंट से, ये मान लीजिए क्या हो गया, VC।
तो पहले हम इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लें, ठीक है, VL और VC का रिजल्टेंट निकाल लें, फिर जो आए उसको रेजिस्टेंस के साथ जोड़ दें, कोई दिक्कत तो होगी नहीं। तो यहाँ से जो बड़ा है उससे छोटे वाले को घट जाएगा, क्योंकि दो वेक्टर है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इधर मान लीजिए आपके पास यहाँ पे आ गया VL माइनस VC, ये रिजल्टेंट आया इन दोनों का, ठीक है। अब इसको यहाँ से उठाइए और यहाँ पे मिला दीजिए, तो ये जो निकल के आएगा वो क्या आएगा, V निकल के आया। तो ये हो गया वोल्टेज, ठीक है, ये एंगल हो गया फाइव, ठीक। यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है, 90। अब आप वही पुराना पाइथागोरस प्रमेय को लगाइए। क्या मिल जाएगा, b का स्क्वायर बराबर br का स्क्वायर प्लस vl माइनस bc का होल स्क्वायर। वैल्यू पुटअप करिए, तो I इंटू जेड का स्क्वायर बराबर I इंटू आर का स्क्वायर प्लस I इंटू एक्सएल माइनस I इंटू एक्सी का स्क्वायर, ठीक है। I सब तरफ कॉमन है, लेकर के काट दीजिए, मिलेगा क्या, जेड स्क्वायर बराबर आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो z बराबर निकालेंगे तो अंडर रूट आ जाएगा क्या, r का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, ये निकल के आ गया आपका इम्पीडेंस, ठीक है। अब लगे हाथ अगर इम्पीडेंस ट्रायंगल बनाना है तो ये बना लो। ये रेजिस्टेंस हो गया, ये आपका एक्सएल माइनस एक्सी हो गया, और ये जो आएगा वो क्या आएगा, जेड आएगा, तो ये एंगल हो गया फाइव। इसे बोलते हैं इम्पीडेंस ट्रायंगल। क्या बोला जाता है, इम्पीडेंस ट्रायंगल। देखो बेटा, ध्यान से मेरी बात को बहुत कायदे से सुनना, पहले लिखना बंद करके सुन लीजिए। अभी आपसे पूछता है, आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा कि RLC सर्किट का पावर फैक्टर किस नेचर का होगा, किस नेचर का होगा। तो अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि RLC सर्किट का, सीरीज सर्किट का पावर फैक्टर किस नेचर का होगा, तो जरा अभी देख के बताओ। ये वोल्टेज है ना, ये पूरी वोल्टेज है, करंट क्या है, नीचे है, ठीक। तो करंट, वोल्टेज से करंट क्या कर रही है, लैग कर रही है, ठीक। तो यहाँ पावर फैक्टर क्या होगा, लैगिंग होगा। कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पावर फैक्टर क्या होगा, लैगिंग होगा। लैगिंग क्यों होगा, लैगिंग क्यों होगा, क्योंकि आपने प्रियोरिटी दी है कि भैया इंडक्टर जो है, इंडक्टर में वोल्टापात क्या ज्यादा है। अभी अगर हम यहाँ देते, ये रिजल्टेंट यहाँ लेते, तो देखो ये वोल्टेज यहाँ आता, तो यहाँ के वोल्टेज से ये करंट क्या कर रही थी, लीड कर रही थी। तो हम बोलते कि भैया यहाँ RLC सीरीज सर्किट जो है, यहाँ जो पावर फैक्टर है वो लीडिंग पावर फैक्टर का, ठीक। मेरी बात समझ में आ गई। जैसे आप ही के यहाँ यूपीपीसीएल में क्वेश्चन पूछा था कि RLC सीरीज सर्किट का पावर फैक्टर कैसा होता है, ठीक। तो आप बताओगे, जनरली अगर बात करें किताबों में सबसे ज्यादा यही प्रचलित, अगर वहां कुछ नहीं दिया है तो आप बताओगे सर लैगिंग पावर फैक्टर होता है, ठीक है। अगर दिया है कि इंडक्टर के कंपेयर में कैपेसिटिव रिएक्टेंस या कैपेसिटेंस नेचर ज्यादा है तो आपका लीडिंग पावर फैक्टर आ जाएगा, अगर इंडक्टिव नेचर ज्यादा है तो आपका लैगिंग पावर फैक्टर आएगा। ये सारी चीजें याद रखिएगा, ठीक है। तो ये कहानी हो गई। अब यहाँ से अगर हम पावर निकालें, क्या निकालें, पावर निकालें, तो पावर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, V इंटू आई इंटू कास फाइव, वही पावर जो सब में चल रही है, ठीक है। अगर हम पावर फैक्टर निकालें, क्या निकालें, पावर फैक्टर निकालें, पावर फैक्टर निकालोगे तो क्या होता है, कास फाइव बराबर इम्पीडेंस ट्रायंगल से देखो R बाई जेड आएगा, ठीक है। ये क्या निकल के आएगा, R बाई जेड की वैल्यू क्या है बेटा, R का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ठीक है। पावर निकाल लिया, वोल्टेज निकाल लिया, करंट निकाल ली, और आपने पावर फैक्टर भी निकाल लिया, ठीक है। अगर करंट आपको निकालनी है तो I बराबर क्या हो जाएगा, V बाई जेड, ठीक है। तो ये निकल के आएगा, इसी को लिख सकते हैं V अपान अंडर रूट R का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ठीक। कर लीजिए, तब न्यूमेरिकल देता हूँ आपको।
हो गया, चले जल्दी करिए। चले मिटा दूं। सभी सर्किट पे एक एक न्यूमेरिकल में लगवा दे रहा हूँ, ठीक है, बाकी आप लगाइएगा। दे रहा है, क्वेश्चन दे रहा है, दिए गए एसी परिपथ में बहने वाली धारा एवं शक्ति गुणक एवं शक्ति ज्ञात करिए, शक्ति ज्ञात करिए। ठीक, मैं सर्किट को चेंज करता रहूंगा, क्वेश्चन सारा यही रहेगा, ठीक है। अब देखिए, एक ये सर्किट बना हुआ है और एक ये इंडक्टर लगा हुआ, कोई आरएल सर्किट है जिसको हमने 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई पे संयोजित कर दिया है। आर की वैल्यू दे रखा है 10 ओम, एल की वैल्यू दे रखा है 5 ओम, एल की वैल्यू दे रखा है 5 हेनरी, ठीक है। अब क्वेश्चन को सुनिए ध्यान से बेटा। कह रहा है दिए गए एसी परिपथ में बहने वाली धारा एवं शक्ति गुणक एवं शक्ति ज्ञात करिए। बहने वाली धारा, शक्ति गुणक एवं शक्ति ज्ञात करिए। तो आपको सिंपल सा दिमाग लगा के देखना है कि पहले धारा ज्ञात करनी है, तो हमको क्या चाहिए भैया, प्रतिबाधा चाहिए। क्या चाहिए, प्रतिबाधा चाहिए। और प्रतिबाधा निकालने के लिए उससे पहले हमको प्रेरक के प्रतिघात चाहिए, ठीक। प्रतिबाधा मिल गई, वोल्टेज दिया है, प्रतिबाधा मिल गई, तो आप धारा निकाल लीजिए। अब प्रतिबाधा मिल गई और प्रतिरोध दिया है, तो आपको शक्ति गुणक मिल गया। शक्ति गुणक मिल गया तो P बराबर क्या होता है, वी आई का 5 होता है। रख दिया, तीनों क्वेश्चन आपके सॉल्व होगा। कैसे करेंगे ये देखिए। हाँ, पहला क्वेश्चन करें तो I बराबर V बाई जेड होगा, ठीक है। इस जेड की वैल्यू क्या होगी, V बटे आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर होगा। अब एक्सएल तो हमें निकालना, तो एक्सएल निकालेंगे तो कैसे, एक्सएल बराबर ओमेगा एल बराबर, भूलना मत फार्मूला, 2 पाई एफ एल। तो 2 गुड़े 3.14 गुड़े एफ की वैल्यू कितना 50 और हिन कितना है 5 हेनरी है। तो देखो ये 100 हो गया, यानी ये 314 गुड़े 5 यानी 5 चौक 20, 5 के नंबर 5 2 7 5 3 15 1570 ओम आ गया। कैलकुलेशन आप करते रहिएगा, मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ से जेड बराबर निकालेंगे तो आएगा क्या, आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। तो आर का स्क्वायर कितना होगा, 10 का स्क्वायर प्लस 1570 का स्क्वायर, ठीक। अब आप इनको सॉल्व करिएगा जितना आए। अब यहाँ से जेड मिल गया आपको, ये किसमें मिला है, ओम में, मात्रक क्या होगा, ओम। अब आई बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा, बी बाई जेड के। डी की वैल्यू कितनी है 220 बटे जेड की वैल्यू कितनी है 100 प्लस 1570 का स्क्वायर। कैलकुलेशन करते रहिएगा भैया। ये मिल गया क्या आपको एम्पियर में, ठीक।
अब जरा पावर फैक्टर की बात कर लें। पहला टॉपिक ये हो गया करंट, तो दूसरा होगा पावर फैक्टर। पावर फैक्टर, अरे मैंने आपको ऐसे डिजिट दी है, ठीक है, तो आप ये इतना लंबा आ रहा है तो ज्यादा जिस पे दिमाग मत लगाइएगा, आराम से कैलकुलेटर उठाइए, कैलकुलेटर उठा के निकाल लीजिए। पावर फैक्टर cos फाई बराबर होता है क्या, R बाई जेड के। तो R की वैल्यू कितनी है 10 ओम, जेड की वैल्यू कितनी है 100 प्लस 1570 का स्क्वायर, ये निकल के आ जाएगा आपका क्या, पावर फैक्टर। ठीक, अब आपको पावर निकालनी है, क्या निकालनी है, तीसरा पॉइंट पावर। तो पावर बराबर क्या होगा, V इंटू आई इंटू cos फाई। पावर की वैल्यू, वोल्टेज की वैल्यू 220 गुणे आई की वैल्यू 220 बटे अंडर रूट 100 प्लस 1570 का स्क्वायर इंटू cos फाई की वैल्यू है, तो cos फाई की वैल्यू यहाँ पे आई है क्या, 10 बटे अंडर रूट 100 प्लस 1570, इनका दोनों गुणा कर देना, रूट अपने आप हट जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इन सवालों को लगाएंगे। कैलकुलेशन थोड़ा टफ है, आप कैलकुलेटर से ही करिएगा, आपको बहुत जल्दी निकल के आएगा। ठीक, हो गया, नोट कर लो, आप आराम से घर जाके बैठ के कैलकुलेशन करिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, तरीके सिखा रहे हैं। अब आप कैलकुलेशन इतना कर सकते हैं तो इतना आपको करना चाहिए। अगर आपके अंदर पेन नहीं है तो कोई गेम नहीं होगा। मिटाऊं, देखिए ये कहानी हो गई आरएल सर्किट की। इसी तरीके सेम टू सेम आरसी सर्किट है बच्चा, ठीक है। आरसी सर्किट पे अगर न्यूमेरिकल आता है तो क्या करोगे, जैसे ये दे दिया सी, इसकी वैल्यू दे दी 250 माइक्रोफैराड, इसकी वैल्यू दे दी 250 माइक्रोफैराड। मैं तरीके बता रहा हूँ, कैलकुलेशन आप घर पे जाके करिएगा। देखिए आराम से बैठ के करना, कोई दिक्कत नहीं। यही 3 क्वेश्चन है, परिपथ में बहने वाली धारा, शक्ति गुणक एवं शक्ति ज्ञात करनी। ठीक है, कुछ नहीं करना, आई निकालना है तो आई बराबर जानते हो V बाई क्या, जेड, और जेड बराबर क्या हो जाएगा V बाई आर का स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर। आर तो आर एज इट इज दिया है, एक्सी निकालना है आपको, तो एक्सी बराबर क्या होता है 1/ओमेगा सी, 1/2 पाई एफ सी। तो यहाँ से वैल्यू रखोगे 1/2 गुणे 3.14 गुणे एफ की वैल्यू 50 और सी की वैल्यू 250 गुणे 10 की घाते -6। मैं बार बार एक जिक्र करता हूँ बेटा कि यूनिट जरूर याद रखना, किसमें दी गई है वो याद रखना, उसको आपको चेंज करना है। तो ये निकल के आ जाएगा 10 की घाते 6 ऊपर हो गया, नीचे आ जाएगा 314 गुणे 250, इनको अपना करिएगा, हल हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत आराम से करने का तरीका भी बता दूं, 1000 कर लो सीधा सीधा, गुणे 10 की घाते 3 कर लो, 250 चौको कितना हो जाएगा 1000 ना, तो ये खत्म, बचेगा कितना 314, यानी कि 1000 भागे 314, इस 3 त्रिका 9 14 42, ये लगभग 3 दशमलव कुछ है। ठीक है, अब z निकाल लीजिए, z बराबर निकालोगे तो r का स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर, तो यहाँ से 10 का स्क्वायर प्लस 3 दशमलव समथिंग का स्क्वायर, ये कर लीजिएगा। ठीक है, z मिल गया तो i बराबर b बाई जेड, b की वैल्यू कितनी 220 बटे अंडर रूट 10 का स्क्वायर प्लस 3 दशमलव कुछ जो भी आया है आपका उनका स्क्वायर। ठीक, ये आई निकल गया। अब पावर निकालनी है तो P बराबर क्या वी आई कास फाई, पहले कास फाई निकाल लो, तो कास फाई बराबर आपके पास आ जाएगा क्या आर बाई जेड। जेड की वैल्यू कितनी आई, आर की वैल्यू 10, जेड की वैल्यू 10 का स्क्वायर प्लस 3 दशमलव समथिंग का स्क्वायर,
ये यहाँ पे कॉस फैक्टर आ जाएगा, उठा के यहाँ रख दीजिएगा, कितना 220 गुणे आई की वैल्यू गुणे कॉस फैक्टर की वैल्यू, आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से तमाम छोटे छोटे सवाल आपको मिलते हैं, आप उनको आराम से लगाइए, मोहब्बत के साथ लगाइए। जनरली आपने सीरीज या पैरेलल सर्किट का नहीं आएगा, आपने जो मैं कल दिखाया हूँ ना इंडिविजुअली RLC पे तीनों पे सवाल लगा के दिखाया था ना, लगवा के दिखाया हूँ, वहीं से क्वेश्चन मिलेगा आपको, सीरीज पे नहीं मिलेगा, ना पैरेलल पे मिलेगा। PG2 में नहीं आएगा, बाकी जे में तो आता ही। ठीक है, तो ये कहानी थी AC सीरीज सर्किट की, जो कि फिनिश हो गई। ठीक है, आप कमेंट में हमको करके बताइएगा कि क्या पैरेलल सर्किट है आपके यहाँ, अगर है तब पढ़ाएं, अदरवाइज जब जेई का बैच चलेगा तो उसमें आप पढ़िएगा। 2 टॉपिक यहाँ बच रहे हैं, एक रिजोनेंस बच रहा है। ठीक है, तो रिजोनेंस वाला टॉपिक कल क्लियर हो जाएगा, दैट मीन्स कल पूरी प्लानिंग यही रहेगी कि AC आपकी फिनिश हो जाए। तो आप लोग मेहनत करते रहिए, जम के मेहनत करिए, कोई कंटेंट छूटेगा नहीं, मेरी थ्योरी पढ़िए, आने वाले जो 4 से 5 हज़ार क्वेश्चन की मैं सीरीज दे रहा हूँ उनको कायदे से पढ़िए, थोड़ा सा मेहनत करिए, चैनल को सब्सक्राइब वगैरह करवाइए। ठीक है, जिससे मैं लाइव आ सकूँ, 1-2 घंटे आपको पढ़ा सकूँ। थैंक यू।